नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ आपको यहाँ से जानने को मिलेगा, है ना। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों आज का चैप्टर है अध्याय 11, नए साम्राज्य और राज्य। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में, जो चंद्रगुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इसमें चर्चा करेंगे हम। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखित एक कविता से पता चलता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, है ना, और उनके बारे में उनके जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उनसे पता चलता है। याद रखना है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के थे। उन्होंने संस्कृत में एक अभिलेख लिखा था, उससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। करीब 1700 साल पहले ये लिखा गया था। कितने? 1700 साल पहले इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर, क्योंकि अशोक का काल इनसे पहले रहा था और अशोक ने इलाहाबाद में एक स्तंभ का निर्माण करवाया था, उसकी खुदाई की गई है। मतलब जो इन्होंने अभिलेख लिखा है, किस पर खुदाई की गई है? इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर उसकी लिखाई या खुदाई की गई है। ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है। कैसा है? विशेष किस्म का अभिलेख है, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। जो विशेष किस्म का अभिलेख है उसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति क्या है? एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या है? प्रशंसा। प्रशस्ति का अर्थ क्या है? प्रशंसा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रशस्ति का अर्थ क्या है ना। तो प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा। ये प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिसेन ने लिखी है। कहाँ पर खुदी हुई है? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर, है ना। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन इसमें करते हैं, है ना। तो इसमें देख लेते हैं कि आर्यावर्त, मैं नीचे मैप में भी दिखाऊंगा आपको कि आर्यावर्त वाला कौन सा क्षेत्र था। वैसे आर्यावर्त में मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा आदि राज्य आते थे और यहाँ पर 9 शासक राज्य करते थे। कितने? 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, क्योंकि ये मगध वाले क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। तो और ये वाला हिस्सा इनके पास में पड़ता है, तो इन्होंने हराकर 9 शासकों को हराकर आर्यावर्त के अपने साम्राज्य में इसको मिला लिया था। दक्षिणाफत के 12 शासकों को ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। अब यहाँ समुद्रगुप्त ने दूसरी नीति का पालन किया कि इनको हरा तो दिया, लेकिन इनको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, क्योंकि उस समय इतनी कनेक्टिविटी होती नहीं थी, तो इसके कंट्रोल में ये नहीं रह पाते। इसलिए इसने क्या किया कि आप हमें समय समय पर कर देते रहिए, उपहार देते रहिए और हमें समय समय पर हमसे मिलते रहिए, ये कहकर दोबारा शासन करने की अनुमति दे दी कि आप हमारे अंडर में ही शासन कर सकते हैं। सीधे कंट्रोल इसलिए नहीं रखा कि ये बाद में फिर विद्रोह भी कर सकते थे। तीसरी नीति क्या थी? असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। इनको भी इन्होंने हरा दिया था और कहा कि आप हमें केवल उपहार दे दीजिए, है ना। आज्ञाओं का पालन एवं दरबार में उपस्थित होते थे। आज्ञाओं का पालन करते थे और ये दरबार में समय समय पर उपस्थित होते रहते थे। चौथा, संभवतः, और ये लोग मतलब इनमें से कुछ, है ना, जैसे यह है संभवतः कुषाण, शक, श्रीलंका के शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। मतलब इन्होंने कुषाणों ने, शकों ने, श्रीलंका के शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था और उसके खानदान में भी किया, उससे भी किया था और उसके खानदान में भी किया था। तो अलग अलग शासकों से उन्होंने अलग अलग नीतियाँ अपनाई थी। वंशावलियाँ। समुद्रगुप्त की माँ का नाम क्या था? कुमार देवी, और ये लिच्छवीगढ़ की थी, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। लिच्छवी कुल के कौन थे? महावीर स्वामी।
महावीर स्वामी भी तो लिच्छवी कुल के थे ना, ये अभी भी गढ़ चला आ रहा था की थी। और पिता चंद्रगुप्त मौर्य वंश नहीं, ये गुप्त वंश था। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। ये भी पूछा जाता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था, वो लिच्छवी गण से संबंधित थी, है ना। और कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। मतलब इस समय अगर पूछा जाए तो कालिदास आर्यभट्ट किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। जो फाइहान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय की काल में भारत आया था, ये आपको याद रखना है। और जो मैप में मैं दिखा दूं इनको आपको, ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला, ये आर्यव्रत है। कौन सा? आर्यव्रत। यहाँ पे 9 शासकों का शासन था। इसको क्या किया था समुद्रगुप्त ने, इनको हराया और अपने राज्य में मिला लिया था। और ये यहाँ पर जो दक्षिणापथ यहाँ के 9, ये 12 शासक थे, 9 नहीं 12 शासक थे। यहाँ के शासकों को हराकर और इनसे कह दिया था कि आप जो है दोबारा आप खुद शासन कर सकते हैं। इनको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। और ये वाला देख रहे हैं, ये कुषाण शकों का शासक था। यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया था, अपना शासन चलाया था। ये आंतरिक राज्य थे, ये बाहरी थे, और ये आर्याव्रत थे। और पिछले उसमें देखा था हम चेर, चोल और पांड्य। चेर केरल वाले हिस्से में, और पांड्य और चोल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में ये क्या कर रहे थे। और पुहार पत्तन था, ये अरिकामेडु पत्तन था, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, क्या? हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। अपने पिता प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के पिता कौन थे? प्रभाकर वर्धन। और बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाने पर हर्षवर्धन थानेसर के राजा बने। ये 606 ईस्वी में राजा बने थे। कहाँ के? थानेसर, उत्तर प्रदेश में ये जगह है थानेसर, वहाँ के राजा बने थे। उनके बहनोई गृहवर्मन कन्नौज के शासक थे। हर्षवर्धन के जो बहनोई गृहवर्मन थे उनके, वो कहाँ के शासक थे? कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया, किसको? गृहवर्मन को मार दिया था। तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था, है ना। बंगाल पर आक्रमण करके उसको भी वहाँ पे भी इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी कीर्ति लिखी है, हर्षचरित। ये कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हर्षचरित किसने लिखी है, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने हर्षचरित की रचना की है। और हर्ष ने स्वयं 3 ग्रंथ लिखे थे, एक तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्ष उसमें ये 4 ऑप्शन दे देता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, और हर्षचरित में से कौन सी हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये मान लिया जाता है कि हर्षवर्धन ने हर्षचरित तो लिखी ही होगी, तो उस पर टिक लगा दिया जाता है। लेकिन हर्षचरित किसने लिखी थी? उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। हर्ष ने कौन कौन सी लिखी थी? प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागानंद। चीनी यात्री स्वेन त्संग काफ़ी समय हर्ष के दरबार में रहा। इसका हुएनसांग भी नाम मिलता है, हुएनसांग। जो हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया था। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में सफलता मिली, मतलब मगध को और बंगाल को हर्ष ने जीत लिया था।
लेकिन जब उन्होंने नर्मदा नदी के को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उनको रोक दिया। रोकने का मतलब यही था कि वो पुलकेशिन द्वितीय से, जो चालुक्य वंश के राजा थे, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। और इतिहासकारों ने लिखा है कि इस युद्ध के बाद हर्ष हर्ष नहीं रहा। हर्ष का मतलब क्या होता है? आनंद। मतलब वो अब आनंदित नहीं रहता था, उसको मतलब वो बुझा बुझा सा दुखी, इस युद्ध के बाद वो दुखी रहने लग गया था। और इस बात की जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। किससे? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कौन कौन? पल्लव और चालुक्य। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी। मतलब जो पल्लवों का राज्य था वो कहाँ तक? कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जैसे नदियाँ आ रही हैं और समुद्र में गिरने से पहले जो जितनी भी अवसाद वो लेकर आते हैं, तो नदी में गिरने से पहले उसको जमा किनारे पर ही कर देते हैं। किनारे से पहले उसको क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। और डेल्टा वाली जो भूमि होती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, अच्छी फसलें यहाँ पर होती हैं। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। ये दोनों दक्षिण भारत की नदियां हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा। इनकी नदियों के बीच का चालुक्यों का राज्य था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। अगर पूछा जाए चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल थी। यह एक व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। स्टेटमेंट बनाकर दे देता है कि ऐहोल के बारे में क्या सही है। तो ये एक व्यापारिक केंद्र था और धार्मिक केंद्र भी था, जहाँ कई मंदिर थे। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हम उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। जैसे हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। वैसे ही पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति ने एक प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा लिखी थी, उसका नाम क्या है? ऐहोल अभिलेख। और ऐहोल अभिलेख से ही हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता चलता है। ऐहोल अभिलेख से यह पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा पर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। प्रशासन। दक्षिण भारत में कैसे प्रशासन उस समय चलता था? प्रशासन की प्रथम इकाई क्या थे? गांव होते थे। प्रशासन की प्रथम इकाई गांव होते थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासक के पद आनुवंशिक बन गए, जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। मतलब आनुवंशिक का मतलब होता है कि जो पिता है उसका बेटा ही उस पद का अधिकारी होगा। यहाँ पर हरिसेन कौन थे? मतलब इनके पिता महादंडनायक थे और बाद में इनको भी क्या महादंडनायक बना दिया गया था। और कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी था। मतलब एक व्यक्ति 2-3 विभागों को संभालता थे। जैसे एक राज्यपाल कई राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, वैसे ये भी क्या थे? कई विभागों के मंत्री हो सकते थे। सामंत। सामंत से भी क्वेश्चन आ जाता है। सामंत कौन होते थे? सामंत सेनानायक जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इनमें से कुछ को नियमित वेतन के बदले भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूल करते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। मतलब ये होता था कि जो सामंत होते थे उनको वो नियमित सेना रखते थे और उनको वेतन नहीं, नगद वेतन नहीं दिया जाता था। उनको भूमि दे दी जाती थी कि आप इनसे क्या करो, अपनी सेना का रखरखाव करो, घोड़ों का रखरखाव करो, और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी युद्ध में तो आपको हमें क्या देना पड़ेगा? सैनिक सहायता देनी होगी। और ये किसके? राजा के अंडर में ही रहते थे।
तो इनको क्या कहा जाने लग गया, सामंत। और ये बाद में जाके बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी हो गए थे। ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। याद रखना है, ब्राह्मण जो भूस्वामी थे उनके संगठन को क्या कहते थे, सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि काम करती थी। गैर ब्राह्मणों की सभा को उर कहते थे, मतलब जहाँ पर ब्राह्मण नहीं थे वहाँ पर जो सभाएं बनाई गई थी, और गैर ब्राह्मणों की सभा थी उनको क्या कहते थे, उर कहते थे। नगरम, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, नगरम से क्या तात्पर्य है। नगरम चोल काल में, ये भी याद रखना है, चोल काल में व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। जैसे उत्तर भारत में जो व्यापारियों का संगठन था उसको क्या कहते थे, श्रेणी। उत्तर भारत में क्या कहते थे, श्रेणी, जो बैंकों का भी काम करती थी। लेकिन जो दक्षिण भारत में चोल काल में व्यापारियों के संगठन का नाम क्या था, नगरम। कवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक में दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। इस प्रेम कहानी से आप परिचित होंगे। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा था, उसमें क्या है, दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। चीनी यात्री फासियन, इसका नाम फाइयान भी मिलता है, का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इस समय मतलब क्या, दास प्रथा भी थी, लोगों को अछूत भी माना जाता था और उनको गांव से बाहर रहना पड़ता था। फासियन ने इसकी वर्णन किया है ना। और अन्य जानकारी देख लेते हैं। अरब, जैसे आप मैप में देख लेंगे अरब कहाँ है, मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब जो अरब व्यापारी थे और वो नाविक थे भारत और यूरोप, किसके, भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले लोगों में बेदुइन, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे, याद रखना है बेदुइन कौन होते थे, घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। इस्लाम ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है, उनके बाद सभी को समान माना गया है। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान है ना, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, कुरान है ना। और इसमें क्या दिया गया, एक अंश दिया गया, आप इसे पढ़ लेंगे। उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में ये 100 साल में फैल गया था। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, क्योंकि अरब व्यापारी ही वो काली मिर्च या मसालों का व्यापार यहाँ से करते थे, इसलिए वो पहले से यहाँ से परिचित थे। अब अपने साथ इस धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को भी जीत लिया था। मतलब हमारे यहाँ इस्लाम धर्म को कौन लेकर आया था, अरब व्यापारी लेकर आए थे, और ईसाई धर्म को भी अरब व्यापारी ही लेकर आए थे, है ना। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। थैंक यू।